नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना बालाजी टीचर वी चतुर्वेदी ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राजीव क्वेश्चन बैंक के जो वीडियो सोल्यूशन है वो लगातार आपको इस प्लेटफॉर्म से प्रोवाइड किए जा रहे हैं। दोस्तों, उसी क्रम में हम आगे बढ़ें इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर प्रथम बार हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों, जिससे आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं वो आपको प्राप्त होती रहे। आगे बढ़ें। देखें दोस्तों, इस पोर्शन में हमें और आपको क्या समझाना था, क्या पढ़ना था, हम आप क्या देख रहे थे। नियंत्रण एवं समन्वय, ये जो आपका छठा चैप्टर है बायोलॉजी के से रिलेटेड क्लास 10th, तो वहां देखिएगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम आप जो बहुविकल्पी प्रश्न है, थ्योरी वाले क्वेश्चंस को एक शॉर्ट नोट के रूप में या एक समरी के रूप में लेसन को आपको समझाने का प्रयास किया गया है क्वेश्चन बैंक में। उसके बेसिस पे हमने आपसे एक शॉर्ट नोट प्रोवाइड किया और आपको वहां एक लेक्चर में समझाया। अब यहां दोस्तों बहुविकल्पी जो क्वेश्चंस हैं उनकी बात होगी। उनकी स्लाइड आगे आपके पास है, उसको देखना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों, तो जो क्वेश्चन हमने आपके लिए सेलेक्ट किया है, क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने सेलेक्ट किया है वो आपके सामने है। थोड़ा सा देखिएगा क्वेश्चन और आंसर करने का प्रयास करिएगा मेरे दोस्तों। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन के आंसर को भी हमने सम्मिलित किया है सिर्फ आपकी सुविधा के लिए, ताकि आप क्वेश्चन के आंसर को डाउटफुल तरीके से ना देखें और कंफर्म हो जाएं। ध्यान दीजिएगा, दिया है मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, पहला ऑप्शन। दूसरा हृदय स्पंदन के लिए। तीसरा शरीर संतुलन बनाने के लिए। चौथा ये सभी। तो आप जानते हैं मेरे दोस्तों कि जो शरीर है, आपकी बॉडी जो है, उसमें सोचने की क्षमता भी ब्रेन से आती है। हार्ट का जो स्पंदन है वो भी रेगुलेट कर दिया जाता है हार्ट के वो ब्रेन के इंस्ट्रक्शंस में, उसके निर्देश में। शरीर में संतुलन की अगर हम बात करें तो यहाँ भी आप देखेंगे यह भी हेल्पफुल होता है, यानी मस्तिष्क जो होता है उससे शरीर के बैलेंसिंग में भी हेल्प मिलता है। यानी अगर कोई विक्षिप्त है तो आप देखते हैं बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है उसका। या आप देखते हैं जो लोग शराब यूज करते हैं, पीते हैं, वह शराब पीने के बाद क्योंकि ब्रेन जो है एक्चुअल सेंसेशन नहीं कर पाता, तो उनका पैर वगैरह जिधर तिधर रखते हैं वो लड़खड़ाते हुए चलते हैं, है ना। इस तरह कुछ घटनाएं होती हैं। तो यहाँ देखेंगे ये तीनों ऑप्शन सही हैं। उसके बेस पे ऑप्शन की बात करें तो दिया है ये सभी, यानी चौथा ऑप्शन आपका यहाँ सही होगा। बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके लिए सेलेक्ट किया हूं, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। जो दो न्यूरॉन सेल्स होती हैं, मान लीजिए न्यूरॉन सेल एक ये है, एक ये है, इन दोनों के बीच में जो ये खाली स्थान है उसे क्या कहेंगे, आपसे पूछ रहा है दोस्तों। देखें, कहते हैं द्रुमिका, सिनेप्सिस, एक्सॉन, आवेग। आवेग तो आप जानते हैं मूवमेंट को कहते हैं। यहां देखेंगे दोस्तों, जो सिनेप्सिस नाम दिया गया है वह इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह ऐसा स्थान है जो दो न्यूरॉन्स के बीच में खाली जगह को दिखाता है। तो याद रखेंगे कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी सिनेप्सिस। तीसरा क्वेश्चन देखिए, नेल्सन कण। नेल्सन कण कई बार पूछा गया है, पूछेगा नेल्सन कण पाए जाते हैं तंत्रिका कोशिका में, पेशी कोशिका में, श्लेष्म कोशिका में या ग्रंथि कोशिका। तो किसमें पाए जाते हैं, आपसे प्रश्न है दोस्तों। देखें, नेल्सन कण, ध्यान से देखें, आंसर करें दोस्तों। आपके सामने क्वेश्चन, कमेंट सेक्शन में आपको आंसर करना है इस क्वेश्चन का। देखें दोस्तों, अगर हम नेल्सन कण की बात करें
तो यह जो आपकी तंत्रिका कोशा हैं, तंत्रिका कोशा, आप देखेंगे तंत्रिका कोशाओं में यह आपको मिलेगा। तो यहां मेरे दोस्तों ऑप्शन के रूप में आपके पास है निल्सन कण, है ना। तो निल्सन कण कहां पाया जा रहा है दोस्तों, यहां ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या, तंत्रिका कोशिका। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है, लगभग कुल 50 क्वेश्चन इसमें है दोस्तों एमसीक्यू के रूप में। हमने आधे क्वेश्चन इनके इर्द गिर्द सेलेक्ट कर लिया है आपके लिए। और आप देखें क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए अगला जो क्वेश्चन होगा वो है क्वेश्चन नंबर 7। देखें, अग्र मस्तिष्क के दो प्रमस्तिष्क गोलार्ध किसके द्वारा पृथक रहते हैं। ध्यान दिया आपने, अग्र मस्तिष्क के जो दो प्रमस्तिष्क गोलार्ध हैं, पूछ रहा है किनके द्वारा अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं। गायरी के द्वारा, सल्की के द्वारा, क्रूरा सेरेब्राइस के द्वारा, प्रमस्तिष्क खांच के द्वारा। तो मेरे दोस्तों जो प्रमस्तिष्क खांच होती है उसी के द्वारा ब्रेन के जो हिस्से हैं वह अलग अलग दर्शाए जाते हैं, जिनके बेस पे आप फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क ऐसा नाम जो दे देते हैं, उनके पोर्शन के बेस पे आप जो है नाम दे पाते हैं। उनका सेक्शन अलग अलग आपको दिखाई देता है। अगला जो प्रश्न है मेरे दोस्तों उसकी तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। मानव मस्तिष्क से कितनी कपाल तंत्रिकाएं निकलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। मानव मस्तिष्क से कपाल तंत्रिकाएं, क्रैनियल नर्व्स कितनी होती हैं मेरे दोस्तों। तो याद रखेंगे हमेशा 12 पेयर यानी 12 जोड़ी। अगर संख्या में कहेंगे तो कितना होगा, जोड़ी के आधार पे 24 हो जाएगी संख्या। याद रखेंगे दोस्तों, संख्या में कहें तो 24, लेकिन पेयर में कहेंगे तो कितना होगा, 12 पेयर नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स पाई जाएंगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, अनुमस्तिष्क किसका भाग है। अनु का मतलब पीछे, अनुमस्तिष्क किसका भाग है। अग्र मस्तिष्क का पहला ऑप्शन, पश्च मस्तिष्क का दूसरा ऑप्शन, मध्य मस्तिष्क का तीसरा ऑप्शन, रीढ़ रज्जु चौथा ऑप्शन। अभी आपने कहा क्या, अनु का मतलब पीछे, यानी यह पश्च मस्तिष्क का भाग है। आंसर में भी आप देख लीजिए दिया गया है पश्च मस्तिष्क। क्लियर है दोस्तों। लेसन जो दिया गया है आपकी क्वेश्चन बुक पे यानी ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन की तरफ से जो दिया जा रहा है सोल्यूशन, उसके अलावा भी अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से समझें अपने बुक में या रेफरेंस बुक में, तो आपको कुछ बेसिक जानकारियां जो यहाँ हैं वह मिलती रहेंगी। हालांकि मैं अपनी तरफ से प्रयास करता रहूंगा कि आपको उन चीज़ों के प्रति ले जाऊं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, ये 4 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगातार और अच्छे। देखिए, श्वान कोशिकाएं किससे संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट। श्वान कोशिका, श्वान जो कोशिका है पूछ रहा है किससे संबंधित है। तो मेरे दोस्तों जो श्वान कोशिका है वह तंत्रिका ऊतक से संबंधित है, जो कि आपके ऑप्शन ए में दिया गया। इस तरह से आपको मिलेगा कि क्वेश्चन नंबर 16 का जो ऑप्शन ए है वह क्या है, सही। बाकी और भी चीजें दी गई हैं ऑप्शन में, जैसे कंकाल पेशी, संयोजी ऊतक और हृदय पेशी। और आपको पता है हृदय पेशी क्या है, हृदय में पाई जाने वाली जो पेशियां हैं उसे हृदय पेशी कहते हैं। कंकाल तंत्र से आप भली भांति परिचित हैं।
कंकाल में पेशियां कंकाली पेशी और संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू के रूप में होती हैं, जिसमें ब्लड आदि आता है, आप अच्छे से जानते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा एक क्वेश्चन आपके सामने। एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में तंत्रिका आवेग रासायनिक रूप से किसके द्वारा संचरित होता है? कोलेसिस्टोकाइनिन, एसिटिल कोलिनिन, कोलेस्टेरॉल, ये सभी। तो यहां एक चीज समझने की बात है, क्या तंत्रिका कोशिका, एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका तक अगर जो है मूवमेंट होना है किसी भी सूचना का आवेग के रूप में, तो उसमें एक रसायन का संचार होता है, या कह दें रासायनिक पदार्थ छोड़े जाते हैं, जिसे क्या नाम देते हैं? इसी का नाम है दोस्तों एसिटिल कोलिन। क्या नाम है? एसिटिल कोलिन। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए, बी ऑप्शन यहां सही होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 नंबर का प्रश्न। तंत्रिका तंतु का क्षेत्र जहां मेडुलरी आवरण अनुपस्थित होता है कहलाता है कौन सा? श्वान कोशिकाएं, श्वान पार्श्व संधि, निल्सन कण, रैनवियर की नोड। तो क्या है मेरे दोस्तों? तंत्रिका तंत्र का वह क्षेत्र जहां मेडुलरी आवरण अनुपस्थित होता है, नहीं पाया जाता है, उसी को हम नाम देते हैं क्या? रैनवियर की नोड। रैनवियर की नोड। तो याद रखेंगे, यह क्वेश्चन नंबर 18 था दोस्तों। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, तो तंत्रिकाक्ष तंत्रिकाक्ष की कोशिका कला क्या कहलाती है या कहलाती है, उसका नाम आपको बताना है। चारों ऑप्शन ध्यान से देखिए। पहला दिया है रैनवियर की नोड, दूसरा एक्सोप्लाज्म, तीसरा एक्सोलेमा, चौथा माइलिन। तो मेरे दोस्तों जो एक्सोलेमा है वही क्या है? इसका आंसर होगा, यह तंत्रिकाक्ष की कोशिका कला कहलाती है क्या? एक्सोलेमा कहलाती है। यह नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक्सोलेमा, इसको भी याद रखिएगा। एक्सोलेमा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 19 का भी आंसर आपको पता चल गया। बढ़ते हैं दोस्तों अगले स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 24 लगातार कुछ क्वेश्चंस जो अच्छे लगे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखें और आंसर करें। पहला जो क्वेश्चन है 21 नंबर का, उसमें क्या कहा है? रीढ़ रज्जु उत्पन्न होता है। क्या है भाई? रीढ़ रज्जु उत्पन्न होता है प्रमस्तिष्क से, अनुमस्तिष्क से, मेडुला से, पोन्स से। तो मेरे दोस्तों अगर रीढ़ रज्जु की बात करें तो किससे उत्पन्न होता है? मेडुला से। मेडुला एक ऐसा हिस्सा है जिससे रीढ़ रज्जु उत्पन्न किया जाता है। तो यहां ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 21 का है वह सी ऑप्शन सही होगा। यहां अच्छे से देख लीजिए आप।
बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, 22 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स फलों को पकना प्रेरित करता है? कुल मिलाकर के राइपेनिंग हार्मोन्स किसे कहते हैं, या फलों को पकाने वाले हार्मोन्स का नाम क्या है? तो बहुत बार पूछा गया है एथिलीन एग्जाम्पल, एथिलीन इसका उत्तर है दोस्तों। एथिलीन जो हार्मोन्स है उसी की वजह से किसी भी फल का पौधे पर पकना हो पाता है, वो पकता है, अन्यथा पके ना। ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 देखें, ऑक्सीन का संश्लेषण पादप के किस भाग में होता है? तो आप जानते हैं जितने भी अपर ग्रोइंग पार्ट हैं या कहते हैं सॉफ्टी भाग जो सबसे टॉप मोस्ट हैं, वह क्या करते हैं? ऑक्सीन हार्मोन्स रखते हैं जो कि ग्रोथ रेगुलेटरी होता है या कहते हैं ग्रोथ को प्रमोट करने वाला होता है। तो जो ऊपरी हिस्सा होता है प्लांट का वो, या फिर आप बॉटम वाले हिस्से में रूट वाले हिस्से को देखें तो जहां रूट कैप होती है उसके ठीक नीचे वह हिस्सा भी इसी में आता है। यानी प्लांट का जो टॉप मोस्ट हिस्सा है या कह दें ऊपर वाला सबसे टॉप हिस्सा या बॉटम का सबसे निचला हिस्सा, इन सब में ऑक्सीन हार्मोन्स का आपको प्रभाव मिलेगा। आप जानते हैं कि ज़्यादातर जो ऊपरी हिस्से प्लांट के होते हैं सबसे, उन्हीं में ऑक्सीन की बात की जाती है, तो उसी को हम नाम देते हैं शीर्ष। तो शीर्ष स्थान जो है प्लांट में, वहां यह हार्मोन्स पाया जाएगा। क्लियर है? यह प्रश्न क्लियर है दोस्तों? बढ़िए। ऑक्सीन हार्मोन से अगर रिलेटेड एक रोचक तथ्य आप जानना चाहें तो जो ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं वह जानते हैं कि मटर और चना जिसकी बुआई करने के बाद थोड़े से बड़े बड़े हो जाते हैं तो उनके ऊपर वाले हिस्से को लोग तोड़ते हैं, कुछ लोग उसका यूज करते हैं सब्जी आदि के रूप में, है ना, बनाने की। लेकिन पौधे के ऊपरी वाले हिस्से को हटा देते हैं, काट देते हैं, तोड़ देते हैं। उसके पीछे भी रीज़न यही होता है क्या, अगर ऑक्सीन हार्मोन्स के प्रभाव वाले हिस्से को हटा दिया जाए, यानी पौधे के इस वाले हिस्से को काट करके आप हटा दें, तो यहीं से ढेर सारी ब्रांचिंग होगी, पौधा ऊपर नहीं बढ़ेगा, रुक जाएगा। तो यहाँ तो रुक जाएगा लेकिन साइड ब्रांचिंग होगी। यही कारण होता है कि पौधे के, आपने देखा होगा कि पौधे को जिसको ऊपर भेजना होता है एकदम सीधा इरेक्ट रखना पड़ता है, उसके साइड ब्रांचेज को क्या करते हैं, हटा देते हैं। उससे ऑक्सीन्स का जो हार्मोन्स है, ऑक्सीन हार्मोन्स, उसका प्रभाव एक ही दिशा में होने लगता है और वह सीधा पौधा इरेक्ट दिशा में जाने लगता है। और वहीं साइड ब्रांचिंग को प्रभावित करना है तो उसका जो शीर्ष भाग है उसी को काट देते हैं, किनारे ब्रांचिंग प्रभावित होने लगती है। तो जो हमने मटर या चने का बात कही आपसे, उसमें साइड में जो ब्रांचिंग है मेरे दोस्तों, ऑक्सीन हार्मोन्स की वजह से हो सके, ढेर सारी ब्रांचिंग हो सके, इस वजह से ऐसा अलाउ किया जाता है, वहाँ किसान का फायदा होता है। यह बात आपको कहीं नहीं मिलेगी, किसी बुक में कहीं भी नहीं। यह प्रैक्टिकली नॉलेज है जो मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा रोचकता के लिए दे रहा हूँ। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 24 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स नहीं है? तो मेरे दोस्तों कौन सा है कौन सा नहीं है, यह भी कभी कभी प्रश्न आपके सामने आ जाता है, आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो देखिए मेरे दोस्तों, ऑक्सीन तो अभी पढ़े हैं आप, है, एस्कॉर्बिक अम्ल ये भी है, एब्सिसिक अम्ल ये भी है, तो क्या साइटोकाइनिन है। एब्सिसिक अम्ल जो कह रहा है यही आर्टिफिशियल है, यह नहीं है। नेचुरल एस्कॉर्बिक अम्ल के बेसिस पे आप देखेंगे, सॉरी बी ऑप्शन, एस्कॉर्बिक अम्ल के बेसिस पे जो दिया गया है यही एक हार्मोन्स नहीं है, यह एक एसिड है। बाकी ऑक्सीन्स हुआ, साइटोकाइनिन्स हुआ और एब्सिसिक एसिड ABA, यह जो है हार्मोन्स के रूप में जाना जाता है। कौन सा हार्मोन्स? पादप हार्मोन्स। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरे दोस्तों,
एब्सेसिक हार्मोन्स का मुख्य कार्य क्या है? कोशिकाओं की लंबाई बढ़ाना, कोशिका विभाजन प्रेरित करना, वृद्धि को रोकना, तने तथा जड़ों की वृद्धि करना। तो सही बात यह है कि जो एब्सेसिक हार्मोन्स है ना, उसका काम क्या है? ग्रोथ रेगुलेटरी होता है, ग्रोथ को रोकने में यह हेल्प करता है। अगर पौधा ज़्यादा भी विकसित हो जाए, बहुत बड़ा हो जाए, तब भी उसकी सेल क्या होंगी? इमेच्योर रह जाएंगी, पौधा कमज़ोर हो जाएगा। ऐसा ना हो सके, इसकी वजह से यह हार्मोन्स एक्टिवेट रहता है और एक निश्चित समय के बाद पौधे में ग्रोथ को प्रभावित करने लगता है। हालांकि आप जानते हैं कि पौधा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें जीवन पर्यंत ग्रोथ होती रहती है, वृद्धि होती रहती है ना। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 27। पादप हार्मोन जो पादप शरीर से वयस्क पत्तियों तथा फलों के गिरने को प्रेरित करता है, यानी पत्तियां और फल गिरें, इसके लिए जो जिम्मेदार है मेरे दोस्तों, वृद्धि नियामक, यही कौन सा? एब्सेसिक अम्ल, यही जिम्मेदार होता है। ऑप्शन आपके सामने है मेरे दोस्तों, ऑप्शन आपका बी सही होगा। अगला प्रश्न 28। सूर्य के मार्ग के अनुसार सूर्यमुखी के पुष्प की गति किसके कारण होती है? तो आप सभी जानते हैं, सूर्य एक स्टिमुलस की तरह काम करता है, और स्टिमुलस यानी उद्दीपन, और उसी उद्दीपन के आधार पर जो आपका सूरजमुखी का पौधा है या उसका पुष्प है, वह डायरेक्शन बदलते हैं, और यही चीज़ क्या कहलाती है? आपका प्रकाशानुवर्तन कहलाती है। याद रखेंगे, प्रकाश की उपस्थिति से अगर कोई क्रिया हो रही है गति की, प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्व बल की प्रभाव से हो रही है तो गुरुत्वानुवर्तन, और वहीं प्रकाशानुवर्तन देखिए डी ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए सही नहीं है, यहाँ कंचन दिया है, ठीक। वहाँ सी ऑप्शन देखेंगे, रसायनावर्तन, यानी कि रसायन के प्रभाव से अगर कोई गति हो रही है तो उसे अनुवर्तन नाम देते हैं। आगे बढ़े दोस्तों, अगली स्लाइड, क्वेश्चन नंबर 31। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको कराने का प्रयास हो रहा है दोस्तों। अब आप यह चीज़ समझ लीजिए कि सेलेक्टेड क्वेश्चन में से आपको सेलेक्ट करके पढ़ाना है, तो आप जान लीजिए कि ऐसे क्वेश्चन आपके सामने रहें जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट आपको मिले, ठीक है। आगे बढ़ें, क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 31। प्ररोह की प्रकाश की ओर गति। प्ररोह क्या होता है? आपने देखा होगा मटर, चने, सेम, इस तरह के पौधे में, कद्दू वगैरह में पत्तियों के साथ एक ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ होता है जिसे आप प्ररोह के रूप में जानते हैं, है ना। ये क्या करता है? स्पेशली गति करता है, और कहीं न कहीं किसके अनुसार गति करता है? तो आप देखेंगे दोस्तों, प्रकाशानुवर्तन की क्रिया करते हुए यह क्या करता है? प्रकाश के अनुसार गति करता है, यानी जिधर से प्रकाश आ रहा होगा उस दिशा में इसकी गति आपको देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन, धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन प्रदर्शित करता है। अब ये मामला धनात्मक ऋणात्मक थोड़ा समझ लीजिएगा, प्लस और माइनस, धनात्मक और ऋणात्मक। अगर मेरे दोस्तों प्रकाश की तरफ चल रहा है, प्रकाशानुवर्तन की बात हो रही है, अगर प्रकाश की तरफ कोई जीव या कोई प्लांट गति कर रहा हो, मूव कर रहा हो, मूवमेंट शो कर रहा हो, तो उसे कहेंगे क्या? धनात्मक प्रकाशानुवर्तन। लेकिन अगर प्रकाश के प्रभाव से ही प्रकाश से दूर भाग रहा हो पौधा, या पौधे का कोई हिस्सा, ऐसा गति उसमें दिखाई दे रही हो, तो उसे क्या कहेंगे? नकारात्मक या निगेटिव या माइनस क्या
प्रकाशानुवर्तन। तो प्लस और माइनस जो नाम दिया जा रहा है वह सिर्फ उस स्टिमुलस या उद्दीपक की तरफ या उद्दीपक से दूर होने वाली गति के आधार पर दे रहा है। अगर उद्दीपक की तरफ भाग रहा है तो प्लस कहा जा रहा है, उद्दीपक से दूर भाग रहा है तो उसी को निगेटिव या नकारात्मक कहा जा रहा है। आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 33, स्पर्शानुकुंचन गति प्रदर्शित करता है मटर का पौधा, छुई मुई का पौधा, बैगन का पौधा, ये सभी। तो मेरे दोस्तों छुई मुई का पौधा जो है वह स्पर्शानुवर्षण या सस्मोमोइक मूवमेंट प्रदर्शित करता है, जिसमें कि पौधे के छूने के साथ इसके अंदर जो प्रेशर है उसमें परिवर्तन आ जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कह दें या डीफीटी कह दें, जिसकी वजह से यह सिकुड़-सा जाता है। इसी वजह से टच मी नॉट प्लांट भी इसका नाम देते हैं या छुई मुई का पौधा भी इसे कहते हैं। अगर बोटेनिकल नाम की बात करें तो मिमेसा पुटिका इसका नाम है दोस्तों, जिसे आप छुई मुई कहते हैं। बात समझ आई? बढ़िए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से किस हार्मोन्स के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक होता है? तो एड्रेनलिन के लिए, ऑक्सिन के लिए, थायरॉक्सिन के लिए या इंसुलिन के लिए? तो आप जानते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन मनुष्यों में बहुत आवश्यक हार्मोन्स माना जाता है। इसके सिक्रीशन के लिए आयोडीन अति आवश्यक है। अगर यह हार्मोन्स ना सिक्रिट हो तो आपके बॉडी में जो बायोलॉजिकली चलने वाली प्रोसेसेस हैं वो बहुत तेज़ी से प्रभावित होंगी, या कह दें मेटाबॉलिज्म की एक्टिविटीज़ जो हैं, उपचय और अपचय की जो क्रियाएं हो रही हैं मेटाबॉलिज्म के थ्रू, यह सभी क्या करेंगी? प्रभावित होने लगेगी। तो यहाँ आपका ऑप्शन क्या है? थायरॉक्सिन। आगे बढ़े मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखें। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन किससे स्रावित होती है? आप जानते हैं इंसुलिन और ग्लूकागॉन ये दो हार्मोन्स होते हैं। इंसुलिन क्या करता है? ब्लड में ग्लूकोज की जो लेवल है उसको क्या करता है? घटाता है, ग्लूकागॉन बढ़ाता है। कुल मिलाकर के ये दोनों एक दूसरे के बैलेंसिंग के लिए होते हैं। ग्लूकागॉन और इंसुलिन ये आपस में क्या करते हैं? जो आपका ब्लड है उसके अंदर शुगर की मात्रा को रेगुलेट करते हैं। तो इंसुलिन किससे स्रावित होता है? तो आप जानते हैं अग्न्याशय जो सेल होती हैं उसी के अंदर लैंगर्स ऑफ दीप कोशिकाएं पाई जाती हैं। उसमें से आप देखेंगे इंसुलिन नामक हार्मोन्स या ग्लूकागॉन जैसी कंडीशंस आपको दिखाई देगी। तो इंसुलिन का स्रावण वहीं से हो रहा है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। 41 नंबर का अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ADH यानी एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन्स की न्यूनता से उत्पन्न होगा डायबिटीज मिलेटिस, डायबिटीज इंसिपिडस, ग्रेव का रोग या क्रेटेनिज्म। तो क्या उत्पन्न होगा? इस चीज को याद रखें और बताएं। अगर एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन्स बढ़ जाए तो डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है। डायबिटीज दो तरह की होती है, डायबिटीज मिलेटिस और इंसिपिडस। मिलेटिस में दोस्तों ब्लड में शुगर लेवल क्या है? बढ़ जाता है। और इंसिपिडस में क्या होता है? बार बार यूरिनेशन होगा और यूरिन में देखेंगे यूरिया की मात्रा, वो ग्लूकोज की मात्रा दिखाई देने लगेगी। आगे बढ़िए। कौन सा हार्मोन्स आपातकालीन हार्मोन्स कहलाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो याद रखेंगे एपिनेफ्रिन। आपको बताया गया था एपिनेफ्रिन नामक जो हार्मोन्स है वह आपात स्थिति में वर्क करता है, आपके बॉडी में ऊर्जा को बढ़ा देता है, ऊर्जा का संचार करता है। इसी नाते इसे आपात हार्मोन्स, लड़ो उड़ो हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। और इसका नाम एक्चुअली है क्या?
एपिनेफ्रिन, इसके अगेंस्ट वर्क करने के लिए नॉन एपिनेफ्रिन हार्मोन्स भी आपको मिलने का। अगला क्वेश्चन 43 नंबर का, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स कहाँ से स्रावित होता है? तो मेरे दोस्तों जो लीडिंग कोशिकाएं होती हैं उनसे ही आप देखेंगे टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स आपको मिलेगा। तो इस तरह से मेरे दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 43 है उसका ऑप्शन जो बी है वो आप देखिए सही हो जाएगा। यहाँ तक हमारी समझ से आपको कोई दिक्कत नहीं है? अगर दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगले जो 2 क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए और आंसर करिए। इसमें देखिए मैच करना है अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड और दिया है क्या उनसे सिक्रीज होने वाले हार्मोन्स। तो अगर हम कहें पीनियल बॉडी जो पाई जा रही है, ग्लैंड पाई जा रही है, उसकी बात करें तो उससे जो हार्मोन्स निकलता है वो निकलता है मेलाटोनिन। और आपको हमने बताया था कि यही क्या करता है, त्वचा के रंग, त्वचा के रंग के लिए जिम्मेदार होता है। त्वचा के रंग के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। आगे बढ़िए। थायराइड जो ग्लैंड है, आपको पता है थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन्स निकलता है, आप बताएं। तो आपको मिलेगा क्या, टेट्रा आयोडोथायरोसिन, यानी इसी को आप थायरॉक्सिन हार्मोन्स के बेसिस पे आगे देखते हो, उसी का एक रूप है ये, क्या, टेट्रा आयोडोथायरोनिन, है ना। आगे दिया है अंडाशय या ओवरी, आप जानते हैं गोनैड्स हैं, गोनैड्स या ओवरी से क्या निकलता है? तो मेरे दोस्तों इनसे ही एस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स निकलता है। तो यह हो गया। अब लास्ट है डी वाला, एड्रिनल मेडुला। तो मेरे दोस्तों यही एपिनेफ्रिन उड़ो लड़ो के लिए जिम्मेदार है, याद रखेंगे एड्रिनल मेडुला। यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ देखिए एक प्रश्न है, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो मेरे दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके लिए कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं मेरे दोस्तों? आपके लिए प्रश्न है, उम्मीद है आप सेक्शन में आंसर करेंगे। ये तो मास्टर है ही, इसका मास्टर कौन है, यानी मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है, आप आंसर करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप देखेंगे जो ये आपकी क्वेश्चन सेट है एमसीक्यू का, वो यहीं कंप्लीट होता है। आपसे रिक्वेस्ट और कि ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे जो भी वीडियोस अपलोड हो वो आपको मिलती रहें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।